14 जुलाई 2015 न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास पहुंचता है और लगभग 6000 तस्वीरें खींचता है। ये पहली बार था जब प्लूटो के असली चेहरा दुनिया के सामने आया। एक ऐसा प्लेनेट जिसे हम अब तक सिर्फ एक जमा हुआ बर्फ का गोला ही समझते आए थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट ने एक के बाद एक प्लूटो के ऐसे राज खोलने शुरू किए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। वहां पर माउंटेन्स दिखे, वैलीज दिखी, ग्लेशियर्स दिखे और भी बहुत कुछ ऐसा दिखा जो सिर्फ एक बात की ओर इशारा कर रहा था, प्लूटो एक जिंदा डायनेमिक दुनिया है। नासा के साइंटिस्ट ये सब देखकर तो लिटरली स्टन्ड हो गए थे, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने प्लूटो का एटमॉस्फेयर देखा। ये बात सच है कि साइंटिस्ट को पहले से शक था कि प्लूटो के आसपास एक पतला सा एटमॉस्फेयर हो सकता है, पर जब न्यू होराइजन्स ने प्लूटो को बैकलाइट में कैप्चर करा तब पहली बार एक हेजी ग्लोइंग ब्लू एटमॉस्फेयर सामने आया। ये कोई साधारण हेज नहीं थी, ये पूरे 20 अलग अलग परतों से बनी हुई थी। एक लेयर्ड एटमॉस्फेयर जो नीले रंग में चमक रहा था। जब इस एटमॉस्फेयर को ध्यान से स्टडी किया गया तो कुछ ऐसी अनोखी गतिविधियां सामने आई जो ना सिर्फ शॉकिंग थी बल्कि थोड़ी डरावनी भी थी। दरअसल प्लूटो का एटमॉस्फेयर न्यू होराइजन के लॉन्च होने से पहले ही एक मिस्ट्री बना हुआ था। 1980 से साइंटिस्ट इसके होने का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन प्लूटो इतना छोटा और इतना दूर है कि इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने इनडायरेक्ट मेथड्स यूज किए, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्टेलर ऑकल्टेशन। स्टेलर ऑकल्टेशन जिसमें प्लूटो किसी दूर के स्टार के सामने से गुजरता है और उस वक्त स्टार की रोशनी कुछ देर के लिए ब्लॉक हो जाती है। उस ब्लॉकेज की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को देखकर पता चला कि प्लूटो के आसपास एक पतला एटमॉस्फेयर है। दूसरे मेथड यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगा लिया कि प्लूटो के इस थिन एटमॉस्फेयर में मेनली नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। अब एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन तो समझ में आ गया, पर जब साइंटिस्ट ने प्लूटो के सरफेस को क्लोजली ऑब्जर्व किया तब एक और शॉकिंग चीज सामने आई। जरा प्लूटो की इस इमेज को देखिए दोस्तों। ये जो गाढ़ा लाल रंग का पैच दिख रहा है, ये किसी मिट्टी या चट्टान से नहीं बल्कि प्लूटो के एटमॉस्फेयर की देन है। जी हाँ दोस्तों, ये एटमॉस्फेयर से आया हुआ है। जब सूरज की यूवी रेज प्लूटो के एटमॉस्फेयर से टकराती है तो वहां के मीथेन और नाइट्रोजन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं जिसे थॉलिन्स कहते हैं। ये लाल रंग के थॉलिन्स पहले तो एटमॉस्फेयर में तैरते रहते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे सरफेस पर गिर जाते हैं। प्लूटो का लाल सरफेस इन्हीं थॉलिन्स का नतीजा है। लेकिन दोस्तों, थॉलिन्स का मैजिक बस यहीं खत्म नहीं होता है। आपको याद है न्यू होराइजन्स की वो आइकॉनिक तस्वीर जिसमें प्लूटो का एटमॉस्फेयर नीले रंग में ग्लो कर रहा था? वो नीला रंग किसी और वजह से नहीं बल्कि थॉलिन्स की वजह से ही था। थॉलिन्स एटमॉस्फेयर में ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं जिससे कि एटमॉस्फेयर नीले रंग का दिखने लगता है। यानी वो थॉलिन्स जो सरफेस को लाल रंग का बनाता है, वही थॉलिन्स एटमॉस्फेयर में नीला रंग भर देता है ना? ये एकदम फैसिनेटिंग। लेकिन दोस्तों, प्लूटो के एटमॉस्फेयर के असली मिस्ट्री इसका कलर नहीं बल्कि इसमें चल रही अजीब और अनएक्सप्लेन्ड गतिविधियां हैं। 1988 से लेकर 2016 तक प्लूटो के हर एक ऑब्जर्वेशन में सिर्फ एक ही ट्रेंड दिखा है, प्लूटो का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे मोटा हो रहा है। पर सवाल ये था, ये एक्स्ट्रा मास आ कहां से रहा है? दोस्तों, इसका जवाब प्लूटो के ऑर्बिट पे छुपा हुआ है। प्लूटो की ऑर्बिट सर्कुलर ना होके हाईली इलिप्टिकल होती है। इस ऑर्बिट का एक चक्कर लगाने में प्लूटो को 248 साल लग जाते हैं। इस दौरान प्लूटो सूरज के कभी 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक दूर चला जाता है तो कभी 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक करीब आ जाता है। जब प्लूटो सूरज के पास आ जाता है तब उसके सरफेस पर पड़ने वाली हीट बढ़ जाती है और तब उसके सरफेस की बर्फ सीधे गैस बनकर एटमॉस्फेयर में चली जाती है, यानी आइस का सब्लिमेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से प्लूटो का एटमॉस्फेयर ग्रो करने लगता है। 1989 में प्लूटो पेरिहेलियन पर था, यानी सूरज के सबसे करीब था, लेकिन उसके बाद से वो धीरे धीरे दूर जा रहा है। अब आप पूछेंगे, अगर प्लूटो 1989 के बाद से दूर जाता जा रहा है तब 2016 में भी एटमॉस्फेयर ग्रो कैसे हो रहा है? दोस्तों, ये सवाल पूछने वाले बस आप ही नहीं हैं। इसे लेकर साइंटिस्ट भी इनिशियली बहुत कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन फिर कई डिस्कशंस के बाद एक थ्योरी सामने आई जिसने बताने की कोशिश करी कि क्यों दूर जाते प्लूटो में भी एटमॉस्फेयर मोटा हो रहा है। थ्योरी के हिसाब से जब प्लूटो सूरज के पास था तब उसके आइसी सरफेस ने सरप्लस हीट एब्जॉर्ब कर ली होगी और जब प्लूटो दूर जाने लगा तब वो हीट धीरे धीरे रिलीज होने लगी और इसी हीट की वजह से सब्लिमेशन प्रोसेस 2016 में भी कायम रहा। लेकिन अब सवाल आता है, कब तक
कब तक ये सब्लिमेशन प्रोसेस चलता रहेगा। दोस्तों 2019 में क्योटो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक और स्टेलर ऑकल्टेशन को ऑब्जर्व करा, लेकिन इस बार उन्हें कुछ अलग दिखा। प्लूटो का एटमॉस्फेयर मोटा होने के बजाय अब पतला होने लगा था, यानी सब्लिमेशन रुक चुका है। जैसे जैसे प्लूटो सूरज के और दूर जाएगा, टेम्परेचर्स और घटेंगे और अल्टीमेटली वो घटकर -230 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएंगे। इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर में दोस्तों प्लूटो का एटमॉस्फेयर वापस फ्रीज करने लगेगा। एक तरह से प्लूटो का एटमॉस्फेयर बर्फ बनकर जमीन पर गिरने लगेगा और एक समय आएगा जब प्लूटो का पूरा एटमॉस्फेयर ही बर्फ बनकर सतह पर जम जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है, प्लूटो पर ये मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कब तक दिखाई पड़ेगा। दोस्तों 8 देशों के साइंटिस्ट मिलकर 47 सालों से प्लूटो को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि अगर करंट ट्रेंड चलता रहेगा तो 2030 तक प्लूटो का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से जम जाएगा। मतलब 2030 के बाद प्लूटो पर कोई हेज नहीं दिखेगा, कोई वेदर नहीं रहेगा और ना ही कोई ग्लोइंग ब्लू ऑरा दिखेगा। लेकिन दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब प्लूटो फिर से अपने ऑर्बिट में सूरज के करीब आएगा तब वही बर्फ दोबारा सब्लिमेट होगी और एक नया एटमॉस्फेयर वापस से बन जाएगा और ये पूरा प्रोसेस एक साइकिल की तरह चलता रहेगा। दोस्तों प्लूटो वाकई डायनेमिक और अजीबोगरीब फीचर से भरा हुआ है और इस वजह से एक फीचर प्लूटो के अंदर ही है। प्लूटो के सरफेस के अंदर एक मैसिव ओशियन होने के साइंस मिल रहे हैं, जिससे यहाँ लाइफ होने की पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जा रही है। क्या वाकई प्लूटो के अंदर समुद्र है और वहाँ लाइफ देखने को मिल सकती है? ये सब जानने के लिए आप इस वाले वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं वहीं पर। बाय बाय एंड टेक केयर।